हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में पढ़ने वाले रचना और क्रिया शरीर की एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट भी से इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि जो भी अपन एमसीक्यू पढ़ने वाले विथ एक्सप्लेन पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्तन्य व स्रोतस का वर्णन किस आचार्य ने किया है? ऑप्शन ए चरक, ऑप्शन बी सुश्रोत, ऑप्शन सी वाग्भट, ऑप्शन डी सारंगधर। तो जल्दी से बताइए स्तन्य व स्रोतस का वर्णन किस आचार्य ने किया है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? आपको डी आचार्य सारंगधर ने आपको स्तन्य व स्रोतस का वर्णन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का भार पुरुष और महिलाओं में होता है। ऑप्शन ए पुरुष का अधिक भार, ऑप्शन बी महिला का अधिक भार, ऑप्शन सी दोनों को समान भाग, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए मस्तिष्क का भार पुरुष और महिला में होता है तो इसका आंसर क्या जाएगा? आपको ए यानी पुरुष का अधिक भार होता है। तो यानी देखिए मस्तिष्क मतलब ब्रेन, ब्रेन का अगर ब्रेन का वेट पूछा जा रहा है मेल और फीमेल में कितना होता है, तो मेल का अगर बात करें ब्रेन का वेट का तो कितना होता है आपको 1400 ग्राम होता है। वहीं अगर फीमेल की अगर बात करें तो कितना होता है? 1200 ग्राम होता है। आपको याद रखनी है फीमेल का ब्रेन का वेट कितना होता है? 1200 ग्राम का होता है, जबकि फीमेल की अगर बात करें तो 1400 ग्राम का आपको ब्रेन का वेट होता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन का अगर बात करें तो दोनों का कंपेयर करें तो मगर पुरुष का जो ब्रेन का वेट होता है क्या होता है? अधिक होता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा? ए जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य चरक के अनुसार शरीर के प्रविभाग, प्रविभाग मतलब शरीर को कितने भागों में बांटे आचार्य चरक ने? ऑप्शन ए दुई अंग, ऑप्शन बी त्रिअंग, ऑप्शन सी चतुरंग, ऑप्शन डी षडांग। षडांग मतलब छः। शरीर को कितने भाग में बांटा गया है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? डी यानी शरीर को 6 भाग में आचार्य चरक ने बांटे हैं। तो अब कैसे बांटे वो देखिए मैं आपको समझा रहा। दो हाथ, दो पैर यानी 1 2 3 4 और एक को मध्य शरीर, मध्य शरीर और इसको क्या मान लिया? सिर, ग्रीवा। तो काउंट करेंगे तो 6 हो जाएगा। 1 2 3 4, मध्य शरीर के 5 और सिर और ग्रीवा का 6, यानी शरीर को कितने भाग में बांटे? 6 भाग में। ओके, आचार्य चरक ने। और सुश्रुत जी ने, आपको याद रखनी यहाँ पे एक और क्वेश्चन, सुश्रुत जी ने भी शरीर के कितने भाग में बांटे? 6 भाग में बांटे। लेकिन आपको क्वेश्चन आ जाएगा भाव प्रकाश, भाव प्रकाश के अनुसार कि शरीर को कितने भाग में बांटा गया है? तो आपको याद रखनी है 8 भाग में। आचार्य भाव प्रकाश ने शरीर को कितने भाग में बांटे हैं? तो 8 भाग में। जबकि चरक और सुश्रुत के अनुसार पूछा जाए कि शरीर को कितने प्रविभाग में बांटे गया है, तो 6 भाग में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री शरीर की अतिरिक्त पेशियां होती है। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 40। तो स्त्री शरीर में अतिरिक्त पेशियां कितने होते हैं? तो इसका आंसर जाएगा आपको सी, यानी 20 पेशियां अतिरिक्त होते। वो समझ लेते कैसे। तो सुश्रुत जी ने पेशिया की संख्या कितनी बताएं? 500 बताएं। ओके, और चरक ने पेशी की संख्या कितने बताएं? आपको 400। लेकिन सुश्रुत जी ने स्त्री के शरीर में 20 पेशियां क्या मान लिया? अतिरिक्त मान लिया है। तो टोटल अगर देखें तो 500 कितने हो जाएगा? 20। तो कभी भी यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए स्त्री के शरीर में पेशी कितना होता है, सिर्फ पेशी कितना होता है, तो कितना इसका संख्या की पेशी की संख्या कितनी होती है? 520। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? स्त्री के शरीर में अतिरिक्त पेशियां होती है। तो अतिरिक्त पेशियां कितनी होती है? 20 होती है। किसने माना है? आचार्य सुश्रुत जी ने माना है। ओके, और वही अगर देखिए ये तो स्त्री में कितने होते हैं? 520 पेशियां होती है आचार्य आप सुश्रुत के अनुसार। लेकिन आपको आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्त्री में अगर पुरुष में पूछ दिया जाए, पुरुष में तो 500 आपको लगानी है। ओके, पुरुष में क्या लगानी है? 500 पेशियां होती है पुरुष में, इस आचार्य सुश्रुत के अनुसार। आचार्य के अनुसार स्त्री और पुरुष में दोनों में कितने होते हैं? 400 पेशियां आचार्य चरक जी ने बताया। जबकि सुश्रुत जी ने पुरुष में 500 पेशी बताया और स्त्री में 520 पेशियां बताया है इसमें स्त्री में। तो आयोग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाशय स्थिर है। ऑप्शन ए प्रथम आर्तव योनि की, ऑप्शन बी द्वितीय आर्तव योनि, ऑप्शन सी तृतीय आर्तव योनि, ऑप्शन डी चौथा आर्तव योनि। तो जल्दी से बताइए किस किस अवस्था में यानी गर्भाशय स्थिर होता है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? आपको सी, यानी योनि के
योनि के तृतीय अर्थों में क्या होता है, गर्भाशय होता है स्थिर होता है, और इस मगर योनि के तृतीय अर्थों में स्थिर होता है, या पक्वाशय, पित्ताशय, पित्ताशय और पक्वाशय, पक्वाशय, पक्वाशय के मध्य, मध्य में क्या होता है, स्थिर होता है। यानी दोनों में से कोई ऑप्शन दे सकता है। योनि के तृतीय अर्थ में, तृतीय अर्थो योनि की, तृतीय अर्थो योनि या पित्ताशय और पक्वाशय के मध्य में, दोनों में से कोई ऑप्शन आपको एक दे सकता है, जिसमें क्या होता है, गर्भाशय जो होता है आपको स्थिर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि सुश्रुत अनुसार गर्भ के आत्मज भाव हैं। ऑप्शन ए इंद्रिय आयुषीय, ऑप्शन बी ज्ञान विज्ञान, ऑप्शन सी सुख दुख, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बताइए कि आत्मज भाव कौन सा है। तो आत्मज भाव, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको डी होगा। यानी इंद्रिय आयुषीय ज्ञान विज्ञान सुख दुख क्या होता है, ये सब आत्मज भाव होते हैं। तो आपको एक चीज़, आप क्वेश्चन याद रखनी है कि भाव, आचार्य सुश्रुत ने भाव कितने माने हैं, भाव की संख्या कितने बताए हैं, तो 6 भाव होते। कौन कौन सा होता है उसका नाम भी याद रखनी है। मात्रोज, मात्रोज, पित्रोज, पित्रोज, आत्मज, आत्मज भाव, उसके बाद सात्मयज भाव, सात्मयज भाव, रसज, रसज भाव और सत्वज भाव। तो भाव कितने होते, 6। 6 के नाम याद रखनी है। देखिए भाव यहाँ वर्णन किए इस मगर भाव का वर्णन क्यों किया आचार्य सुश्रुत ने, कि जब गर्भाशय में मगर जो गर्भाशय में जब गर्भ स्थिर होता है, गर्भ जो बनता है, तो उसमें जो माता और पिता के द्वारा जो भाव उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, भाव कहते हैं। यानी मात्रज, उसमें कहते हैं सब ये 6 के भाव होते हैं। जो गर्भाशय, जो गर्भ होता है, गर्भाशय में जो शिशु होता है उसमें मातृज भाव भी होता है, पितृज भाव भी होता है, आत्मज भाव भी होता है, सात्विज भाव होता है, रसज भाव भी होता है, और सात्मयज भाव और सत्वज भाव, ये 6 भाव उसमें उपस्थित होते हैं। ओके, जो शिशु होता है उसमें क्या होता है, 6 भाव उपस्थित होते हैं। जिसमें से आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें से, कि सुश्रुत के अनुसार आत्मज भाव क्या है। तो आत्मज भाव क्या है, ये क्या है, इंद्रिय आयुषीय ज्ञान विज्ञान और सुख दुख क्या है, ये आत्मज भाव होता है। यानी जो माता पिता के द्वारा जो भाव उत्पन्न होता है शिशु में, उसे क्या बोलते हैं, मातृज भाव बोलते हैं। तो इन 6 का अलग अलग लक्षण बताया गया है कि मातृज भाव कौन कौन सा होता है, पितृज भाव कौन कौन सा होता है, आत्मज भाव कौन सा होता है। आत्मज भाव तो आप तो देख लीजिए कौन कौन सा होता है, सात्मज भाव कौन सा, रसज भाव कौन सा होता है, सत्वज भाव कौन होता है। ये जो आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इनका लक्षण क्या होता है, कौन कौन सा भाव जो उत्पन्न होता है इनके द्वारा। ओके, तो नेक्स्ट मगर आने वाले वीडियो में आपको समझाऊंगा, इस वीडियो में ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ओके, इसलिए मैं आपको समझा नहीं रहा, बस आपको इतना याद रखनी है कि भाव कितने होते, 6 होते हैं, और 6 के नाम आपको याद रखनी है। जिसमें से आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आत्मज भाव कौन सा होता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ दिस, मगर जाएगा नहीं, सभी आंसर जाएगा कि आत्मज भाव, सुख दुख, ज्ञान विज्ञान, इंद्रिय आयुषीय, ये सब क्या होता है, आत्मज भाव होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक अनुसार मानव शरीर में अस्थियां होती है। ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 365, ऑप्शन डी 272। तो जल्दी से बताइए आचार्य चरक का अनुसार मानव शरीर में अस्थियां कितनी होती है। तो चरक जी ने आपको 360 अस्थियां बताए। ओके, यानी चरक ने अस्थि की संख्या कितने बताए, 360, जबकि सुश्रुत ने अस्थि की संख्या कितने बताए हैं आपको, 300। तो यहाँ चरक के अनुसार पूछा जाएगा इसलिए, अगर सुश्रुत के अनुसार पूछा जाता तो इसका आंसर क्या जाता, आपको ए जाता, 300 जाता। लेकिन आपको एक चीज़ और पॉइंट आपको याद रखनी है कि अस्थि के भेद पूछता है कभी कभी, कि अस्थि के भेद कितने होते हैं। तो आपको याद रखनी कि अस्थि के भेद कितने होते हैं, 5 होता है। तो कौन कौन सा उसका नाम है आपको याद रखनी है, कपाल, कपाल, तरुण, रुचक, वल्य, और 5वां क्या होता है, नलक। ये अस्थि के 5 भेद है। तो आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पूछ हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। आचार्य चरक के अनुसार मानव शरीर में अस्थियां कितनी होती है, तो 360 होता है, जबकि सुश्रुत के अनुसार 300 होता है। और अस्थि के भेद कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, और 5 का नाम मैंने लिख दिया हूँ, आपको याद रखनी है, कपाल, कपाल, रोचक, तरुण, वल्य और नलक। ये क्या होता है, 5 भेद होता है अस्थि का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री में पेशियाँ और आशय होते हैं। ऑप्शन ए 520 पेशी 7 आशय, ऑप्शन बी 520 पेशी 7 आशय, ऑप्शन सी 500 पेशी 8 आशय, ऑप्शन डी 520 पेशी 8 आशय। तो जल्दी से बताइए स्त्री में कितनी पेशियाँ होते हैं और आशय कितने होते हैं, पेशी और आशय कितने होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्त्री में पेशियाँ कितनी होती है। मैंने आपको इससे जस्ट पहले वाले एमसीक्यू में मैंने बताया था कि स्त्री में पेशियाँ कितने होते हैं और आशय में यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ कि तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। पहले आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपको डी जाएगा, यानी पेशियाँ कितने होते हैं। तो पेशियाँ तो समझ में आ गया कि 520 होता है स्त्री में, लेकिन आशय आपको याद रखनी है कि पुरुष में आशय कितने होते हैं, 7 होते हैं और स्त्री में आशय कितने होते हैं, आपको 8 बताया गया है। ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 520 और 8 आशय। लेकिन कभी भी क्वेश्चन सारंगधर के आचार्य सारंगधर का मेंशन करके पूछा जाए कि सारंगधर के अनुसार आशय की संख्या कितनी होती है, आशय कितने होते हैं, तो आपको आंसर लगानी है 10। ओके, आचार्य सारंगधर ने सिर्फ आशय की संख्या कितनी बताए, 10 बताएं। लेकिन जबकि जब आपको सारंगधर के अनुसार नहीं पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपको अब तब आपका आंसर क्या आ जाएगा 520 और 8 आशय। स्त्री में आशय की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। पुरुष में कितना होता है, 7 होता है। सारंगधर के अनुसार स्त्री में आशय कितने होते हैं, 10 होता है। तो ये आपको याद रखनी है। ओके, आयोग की आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। सुश्रुत अनुसार युग्म श्रुतस कितने माने हैं। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 2। तो जल्दी से बताइए युग्म मतलब होता है पेयर, होता है पेयर। तो देखिए यहाँ पेयर का अगर बात करें तो इसका आंसर तो देखिए 11 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। लेकिन यहाँ 11 नहीं, देखिए 22। आचार्य सुश्रुत ने 11 युग्म माना है। ओके, लेकिन इसका मगर एक स्रोतस में 2 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितने हो जाएंगे 22। ओके, तो तो ये सिर्फ पूछता कि सुश्रुत के अनुसार युग्म व स्रोतस की संख्या कितनी होती है। तो कितना युग्म व स्रोतस की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर होगा 22। और 11 पेयर होता है। 11 क्या होता है, पेयर या युग वाही कह सकते हैं इसको, युग वाही। 11 युग वाही या 22 क्या होता है, आपको स्रोतस होता है। ओके, लेकिन एक स्रोतस में क्या होता है, 2 होते हैं। एक स्रोतस में 2 होता है, तो यानी 11 पेयर चाहे 11 युगवाही और स्रोतस कितने होते हैं, तो कितना उसको डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ओके, तो 11 भी अगर ऑप्शन देता तो 11 भी आंसर जाता है, और यहाँ 11 ऑप्शन नहीं दिया है तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा 22 जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक और कान की अस्थि है। ऑप्शन ए कपाल अस्थि, ऑप्शन बी वल्ले अस्थि, ऑप्शन सी नलक अस्थि, ऑप्शन डी तरुण अस्थि। तो जल्दी से बताइए नाक कान की अस्थियाँ होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपको डी जाएगा, यानी तरुण अस्थियाँ होती है। यानी वो जो ENT होता है कान नाक, एक किसके अंतर्गत आता है, तरुण अस्थियाँ का अंतर्गत आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुदवलीय होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो गुदवलीय कितने होते हैं, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर आपको बी जाएगा, यानी 3 गुदवलीय होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से एक स्नायु का प्रकार है। ऑप्शन ए शाखावर्त, ऑप्शन बी वृत्त, ऑप्शन सी प्रतर, ऑप्शन डी वल्य। तो जल्दी से बताइए इसमें से स्नायु के कौन एक प्रकार है, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपको बी, यानी वृत्त क्या है, एक स्नायु का प्रकार है। तो यहाँ पे आपको याद रखनी है कि स्नायु के कितने भेद बताए गए, चाहे कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार का होता है। तो इसका नाम भी आपको आपको रखनी है कौन कौन सा होता है, 4। या आपको भेद या प्रकार दोनों में से कोई का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 4 ही ऑप्शन लगा, 4 ही आंसर लगानी है। तो चारों का नाम आपको याद रखनी है। प्रतानवती, प्रतानवती। ओके, सेकेंड होता है ब्रीत, थर्ड होता है पृथु, और फोर्थ होता है सुशीर।
ओके, ये क्या है, स्नायु के 4 प्रकार या 4 भेद कर सकते हैं, जिसमें से क्या आपको ऑप्शन में क्या दिया है, ब्रुत दिया है। तो इसलिए इसमें पूछा जाए निम्न में से एक स्नायु के प्रकार, तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा। और इस चार आपको इसका भेद भी याद रखनी है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है स्नायु के कितने प्रकार होते हैं, चाहे कितने भेद होते हैं, तो 4 होते हैं। और इसका नाम भी याद रखनी है। ओके, कि प्रुतानवती, ब्रुत, पृथु और सुशीर, ये 4 क्या है, स्नायु का भेद है या प्रकार है। दोनों में से कोई कह सकते, प्रकार भी यही है और भेद भी यही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून उत्पन्न होता है, ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी स्नायु, ऑप्शन सी अस्थि, ऑप्शन डी कंडरा। तो नाखून किससे उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अस्थि से क्या होता है, नाखून के उत्पन्न होता है, तो इसके लिए इसका आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। ओके, और जो और ये अस्थि का क्या है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछती है कि अस्थि का मल क्या होता है, अस्थि के मल, तो मल भी अगर पूछते कि अस्थि धातु का मल क्या होता है, तो इसका तब भी आंसर क्या जाएगा, नाखून जाएगा। अस्थि धातु का मल क्या होता है, नाखून होता है। ओके, और नाखून किससे उत्पन्न होता है, अस्थि से होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से प्राण आयतन नहीं है, ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी नाभि, ऑप्शन सी संघ, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए प्राण आयतन होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। आचार्य चरक ने प्राण आयतन कितने बताए, 10 बताए। इसकी संख्या आपको याद रखनी है, पहले तो 10 होता है। चलिए इसका आंसर पहले देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। देखिए, प्राण आयतन नहीं है। ओके, तो कौन सा नहीं है इसमें, तो इसका आंसर जाएगा सी, संघ क्या है, आपको प्राण आयतन नहीं है। तो 10 आपको नाम याद रखनी है, यानी आपको ए बी क्या है, प्राण आयतन है, तो 2 ए हो गए। ओके, तीसरा अगर बात करें तो याद रखनी है शीर, चौथा अगर कंठ, पांचवा हो जाएगा आपका गुद, छठा हो जाएगा बस्ती, सातवां हो जाएगा आपको ओज, आठवां हो जाएगा शुक्र, नौवा हो जाएगा आपको शोणित, और 10वां आपको हो जाएगा मास। ये 10 ये नाम याद रखना, ये क्या 10 के 10 प्राण आयतन, जैसा आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया कि निम्न में से प्राण आयतन नहीं है, इसकी जगह पर कोई और भी दे सकता है इसमें से। तो ये आपको याद रखनी है, प्राण आयतन कितने होते हैं, 10 होता है। इसकी संख्या जब भी पूछा जाए तो ये 10 के 10 नाम याद रखनी है, हृदय, नाभि, शीर, कंठ, गुद, बस्ती, ओज, शुक्र, शोणित और मास, ये क्या है, प्राण आयतन है। और इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको पूछ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक अनुसार वृक्क और वापावाहन मूल है, ऑप्शन ए मांसोस्रोतस, ऑप्शन बी मूत्रवस्रोतस, ऑप्शन सी मेदोवस्रोतस, ऑप्शन डी मज्जावस्रोतस। यानी वृक्क और वापावाहन किसका मूल है, आचार्य चरक अनुसार पूछा जा रहा है, तो किसका किसका मूल है, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपको सी, यानी मेदोवस्रोतस का क्या होता है, मूल क्या होता है, वृक्क और वापावाहन होता है। ओके, चलिए अब अपन देखने वाले क्रिया शरीर के अनुसार, अब देखने वाले अपन क्रिया शरीर के अनुसार अपन एमसीक्यू देख रहे हैं। इसे जो अपन जस्ट पहले जो देखे हैं, ये रचना शरीर का एमसीक्यू था। आप अब देखने वाले क्रिया शरीर के एमसीक्यू। तो क्रिया शरीर की एमसीक्यू अगर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, ख मल किस धातु का मल है। क्वेश्चन क्या है, ख मल किस धातु का मल है। ऑप्शन ए अस्थि धातु, ऑप्शन बी मज्जा धातु, ऑप्शन सी मांस धातु, ऑप्शन डी मेद धातु। तो किस धातु का ख मल होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको सी, यानी मज्जा धातु का मल क्या होता है, मज्जा धातु का मल क्या होता है, ख मल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का विशिष्ट गुरुत्व
कितना होता है? ऑप्शन ए, इसमें ऐसा दिया है लेकिन यहाँ आपको बिंदु रहेगा एक के बाद सभी के। ओके, यानी चलिए इसे देख लेते हैं। 1010, 1030, नहीं ऐसे रहने दीजिए। 1.010 से 1.030, ऑप्शन बी 1.020 से 1.040, ऑप्शन सी 1.030 से 1.050, ऑप्शन डी 1.040, 1.050। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ सब बात करें आंसर का तो इसका आंसर ए होगा, यानी तो आपको 1.010 से आपको 1.025 होता है। ई आपको जैसे बुक में देखेंगे तो ई आपको आंसर दिया है, लेकिन ये ऑप्शन आपको इसमें दिया नहीं है यहाँ। और क्वेश्चन के बात करें इसमें पॉइंट नहीं दे के डायरेक्ट पॉइंट हटा दिया, डायरेक्ट ऐसे ही दे दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको ये आंसर याद रखनी है। अगर पॉइंट अगर नहीं देता है तब भी आपको कोई घबरानी नहीं है, तो इसका आंसर यही जाएगा। बहुत सारे इसे बुक में पॉइंट देना होना चाहिए, इसमें पॉइंट नहीं दिया था इसलिए मैंने भी नहीं दिया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा कि विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, 1.010 टू 1.025, ये इतना इसका क्या होता है, मूत्र के विशिष्ट गुरुत्व होता है। तो ये आपको याद रखनी है। ओके, अगर इस ऑप्शन में नहीं दे तो आपको लगानी है 1, मगर 1010 से लेकर 1030 लगानी है इसका आंसर। तो इसमें आपको पॉइंट आपको नहीं दे के आपको डायरेक्ट ऐसे ही दे दिया, पॉइंट हटा दिया है। ओके, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में पित्त की मात्रा होती है, ऑप्शन ए 7 अंजलि, ऑप्शन बी 8 अंजलि, ऑप्शन सी 5 अंजलि, ऑप्शन डी 6 अंजलि। तो जल्दी से बताइए पित्त की मात्रा होती है, यानी यहाँ पूछा जा रहा है अंजलि प्रमाण पित्त का कितना होता है, पित्त का अंजलि प्रमाण क्या होता है? तो पित्त का अंजलि प्रमाण आपको 5 होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। लेकिन यहीं पे आपको कप की पूछती है, कप के अंजलि प्रमाण कितना होता है, चाहे कप की मात्रा कितना होता है, तब आपको लगानी क्या लगानी, कप का अंजलि कप का मात्रा कितना होता है, 7 अंजलि होता है। कप का कितना अंजलि होता है, 7 अंजलि होता है। ओके, लेकिन वात को नहीं, किसी आचार्य ने वात की अंजलि प्रमाण नहीं माना है, तो ये भी याद रखनी है, वात का अंजलि प्रमाण नहीं होता है। पीत का अंजलि प्रमाण कितना होता है, आपको 5 अंजलि प्रमाण होता है, या मात्रा कर सकते हैं। कप का अंजलि प्रमाण कितना होता है, तो 7 अंजलि प्रमाण होता है। ओके, वात का नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान मोह किसका लक्षण है, ऑप्शन ए कप क्षय, ऑप्शन बी कप वृद्धि, ऑप्शन सी वात क्षय, ऑप्शन डी वात वृद्धि। जल्दी से बताइए ज्ञान मोह किसका लक्षण है, तो इसका आंसर होगा आपको सी वात क्षय। यानी वात क्षय का लक्षण क्या होता है, वात क्षय का लक्षण क्या होता है, संज्ञा मोह। ओके, तो इसके अलावा भी लक्षण और सब होते हैं आपको वात क्षय का लक्षण, आप याद रख सकते हैं। मंद चेष्टा, अल्पवाणी, ओके, ये आपको जैसे कि यहाँ पे जैसे संज्ञा मोह किसका लक्षण है, या मन चेष्टा किसका लक्षण, ये भी क्वेश्चन दे सकता है। अल्पवाणी किसका लक्षण है, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। तो ये आपको याद रखनी है। वात क्षय का लक्षण क्या होता है, संज्ञा मोह होता है, मन चेष्टा होता है, अल्पवाणी होता है। इसके अलावा भी लक्षण अलग अलग आचार्य ने बताया, जैसे हर्ष की कमी। ओके, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट है आपको ही बता रहा है, आपको वात क्षय का लक्षण आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काल धातु पोषण पक्ष के प्रतिपादक कौन आचार्य हैं, ऑप्शन ए चक्रपाणी, ऑप्शन बी डलहन, ऑप्शन सी हेमाद्री, ऑप्शन डी अरुणदत्त। तो इसको इस क्वेश्चन को बहुत बार मैंने रिपीट कर चुका हूं, तो जल्दी से बताइए इसका एकल धातु पोषण पक्ष किस का प्रतिपादक किस आचार्य ने है, किस आचार्य ने है।
तो इसका आंसर क्या जाएगा आपको डी, अरुण दत्त ने, अरुण दत्त हैं। ओके, अरुण दत्त ने एकल धातु पोषण पक्ष का प्रतिपादक हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक के अनुसार मूत्र क्षय का लक्षण क्या होता है? ऑप्शन ए पिपासा, ऑप्शन बी मूत्र व्यवर्ण, ऑप्शन सी मूत्र क्रच, ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। तो जल्दी से बताइए कि मूत्र क्षय का लक्षण क्या होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? तो इसका आंसर जाएगा आपको ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन डी। ओके, मूत्र क्षय का लक्षण क्या होता है? पिपासा। जब मूत्र का क्षय होता है, अगर पिपासा मतलब प्यास भी बहुत लगेंगे, मूत्र का कलर भी चेंज हो सकता है, मूत्र का रस भी हो सकता है, यानी मूत्र का नहीं आना भी हो सकता है। ओके, इसके अलावा भी लक्षण बताया गया है, जैसे कि आप मूत्र क्षय से आपको रक्त मूत्रता भी होता है, आपको याद रखनी है। रक्त मूत्रता, बस्तितोद, बस्तितोद। ओके, ये सब क्या है? आपको मूत्र क्षय का लक्षण है। तो ये आपको याद रखनी है क्या होता है मूत्र क्षय का लक्षण। आपको पिपासा होता है, विवर्णता होता है, विवर्ण होता है, मूत्रक्रच होता है, रक्त में मूत्रता हो सकती है, जो बस्तितोद, ये क्या है? मूत्र क्षय का लक्षण है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजो विश्लेषण का निम्नलिखित लक्षण है। ऑप्शन ए वातिक सोप, ऑप्शन बी मृत्यु, ऑप्शन सी संधि विश्लेषण, ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। जल्दी से बताइए ओज विश्लेषण का निम्नलिखित लक्षण क्या है। तो इसका आंसर जाएगा आपको सी, यानी संधि विश्लेषण। ओके, ओज विश्लेषण का इसके अलावा भी जैसे लक्षण में आपको बता दे रहा था, आपको ये याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक और इसके अलावा भी लक्षण है, जैसे कि गात्र साध क्रिया सनिरोध, ये क्या होता है? आपको ओज विश्लेषण का लक्षण है। तो संधि विश्लेषण, गात्र साध क्रिया सनिरोध। ओके, ये क्या है? ओज विश्लेषण का लक्षण है, तो ये आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बयान वायु का स्थान है। ऑप्शन ए सिर, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी और, ऑप्शन डी समस्त शरीर। जल्दी से बताइए बयान वायु का स्थान क्या होता है। तो इसका आंसर जाएगा आपको डी, यानी समस्त शरीर। लेकिन आपको कभी भी वाग्वट के अनुसार पूछ दे, वाग्वट के अनुसार पूछे तो क्या लगानी है आपको? हृदय। वाग्वट के अनुसार बयानवी का स्थान क्या होता है? हृदय होता है। ओके, और समस्त बयानवी का स्थान देखिए तो देखिए समस्त शरीर या हृदय। लेकिन अगर मेंशन नहीं करे, अगर ऑप्शन दोनों दिया तो दोनों आंसर जगह समस्त शरीर और आपको हृदय। लेकिन वाग्वट के अनुसार स्पेसिफिक करके अगर पूछा जाए कि वाग्वट के अनुसार बयानवायु का स्थान क्या होता है, तो हृदय होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यम प्रकृति कौन सी होती है। ऑप्शन ए वातज प्रकृति, ऑप्शन बी पित्तज प्रकृति, ऑप्शन ए वातज प्रकृति, ऑप्शन बी कफज प्रकृति, ऑप्शन सी पित्तज प्रकृति, ऑप्शन डी सम प्रकृति। तो जल्दी से बताइए मध्यम प्रकृति कौन सी होती है। तो इसका आंसर जाएगा आपको सी, यानी पित्तज जो प्रकृति होता है क्या होता है? मध्यम प्रकृति होता है। लेकिन आपको ओके, तो एक चीज आपको याद रखनी है कि सबसे दोषों के अनुसार अगर बात करें, दोषज के अनुसार बात करें, दोषज के अकॉर्डिंग, तो प्रकृति कितने होते हैं? 7। ओके, दोष के अकॉर्डिंग बात करें, देखिए वात पित्त कफ 3 हो गए। उसके बाद द्वंद्वज के अनुसार, द्वंद्वज मतलब दो के, यानी वात पित्त कफ, फिर वात कफ, इसे मिलाए तो कितने होते हैं? 3 होता है। और एक होता है सम, तीनों का सम, तीनों को मिला दे तो क्या हो जाएगा? सम। तो क्या हो जाएगा? टोटल 7, यानी 3 3 6। द्वंद्वज के अनुसार कितने होते हैं? 3। और सिंगल अगर बात करें वात पित्त कफ तो 3 3 6, और तीनों का वात पित्त कफ एक साथ का काउंट करें तो क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? 7। यानी दोषज प्रकृति कितने होते हैं? 7 होते।
ओके, जिसमें से देखिए जो कि आपको वातज इसमें से होता है, एक क्या होता है, हीन होता है, हीन प्रकृति होता है। आपको याद रखनी है जो पित्तज होता है वो क्या होता है, वो मध्यम प्रकृति होता है। और जो कफज प्रकृति होता है, जो कफज प्रकृति होता है ये क्या होता है, उत्तम होता है, उत्तम। ओके, यानी वातज प्रकृति क्या होता है, हीन होता है। पित्तज जो प्रकृति होता है वो, पित्तज जो प्रकृति होता है, पित्तज प्रकृति क्या होता है, मध्यम होता है। और कफज प्रकृति क्या होता है, उत्तम। कफज प्रकृति क्या होता है, उत्तम होता है। और जो सम प्रकृति होता है वो क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। ओके, आयुक्त आपको समझ में आ गया। वातज प्रकृति क्या होता है, हीन होता है। पित्तज प्रकृति क्या होता है, आपको मध्यम होता है। और कफज प्रकृति क्या होता है, कफज प्रकृति उत्तम होता है। और जो सम प्रकृति होता है वो क्या होता है, श्रेष्ठ प्रकृति होता है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया। आने वाला क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि हीन प्रकृति कौन सी है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। वातज प्रकृति, ऑप्शन बी पित्तज प्रकृति, ऑप्शन सी कफज प्रकृति, ऑप्शन डी सम प्रकृति। तो हीन प्रकृति कौन सी होती है, अभी जस्ट बताया मैंने। तो इसका आंसर क्या जाएगा, आपको ए, यानी वातज प्रकृति क्या होता है, हीन प्रकृति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अपने पहले वाले एमसीक्यू में समझ लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, उत्तम प्रकृति कौन सा होता है। ऑप्शन ए वातज प्रकृति, ऑप्शन बी पित्तज प्रकृति, ऑप्शन सी कफज प्रकृति, ऑप्शन डी त्रिदोषज प्रकृति। तो जल्दी से बताइए उत्तम प्रकृति कौन सा होता है, कफज प्रकृति। कफज प्रकृति जो होता है जिसको क्या बोलते हैं, उत्तम प्रकृति बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, केश लोम किस धातु का मल है। ऑप्शन ए रस धातु, ऑप्शन बी रक्त धातु, ऑप्शन सी अस्थि धातु, ऑप्शन डी मज्जा धातु। तो केश लोम किस धातु का मल है, जल्दी से बताइए। केश लोम किस धातु का मल है, तो इसका आंसर जाएगा सी, यानी अस्थि धातु का मल क्या होता है, अस्थि धातु का मल क्या होता है, केश और लोम होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र त्वचा का स्नेह किस धातु का मल है। ऑप्शन ए रस धातु, ऑप्शन बी रक्त धातु, ऑप्शन सी अस्थि धातु, ऑप्शन डी मज्जा धातु। तो जल्दी से बताइए नेत्र और त्वचा का स्नेह किस धातु का मल है। तो इसका आंसर जाएगा डी, यानी मज्जा धातु क्या होता है, मज्जा धातु का मल क्या होता है, आपको नेत्र त्वचा का स्नेह ये क्या होता है, अस्थि धातु मज्जा धातु का मल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओज की विकृतियाँ कितनी है। ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी चार। तो जल्दी से बताइए कि ओज की विकृतियाँ कितनी होती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर तीन जाएगा। ओके, और तीन कौन कौन सा उसका आपका नाम याद रखनी है। ओके, विसृसन, विसृसन, सेकेंड होता है आपको व्यापत्य, व्यापत्य, और थर्ड होता है क्षय। ये क्या है, ओज का तीन विकृतियां हैं। तो इसका नाम भी याद रखिए, विश्लेषण, व्यापत और क्षय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओज का वर्ण होता है ऑप्शन ए श्वेत, ऑप्शन बी श्वेत पीताभ, ऑप्शन सी रक्ताभ, ऑप्शन डी रक्त पीताभ। तो जल्दी से बताइए कि ओज का वर्ण कैसा होता है। तो इसका आंसर होगा आपको डी, ये आपको सुश्रुत जी ने बताया है। ओके, लेकिन हम यहीं पे चरक के अनुसार अगर बात करें तो जो पित्त का वर्ण होता है सर्पी वर्ण का होता है, यानी घृत। कैसा होता है, यानी घृत वर्ण का होता है। घृत को क्या बोलते हैं हम, सर्पी बोलते हैं। ओके, इसका वर्ण कैसा होता है, ओज का वर्ण की अगर बात करें अपन तो वर्ण चरक का अनुसार यहाँ पे बात करें तो वर्ण चरक का अनुसार कभी भी पूछा जाए तो क्या होता है, घृत वर्ण का होता है। और घृत वर्ण का होता है, रस में कैसा होता है, रस में मधुर होता है, मधुर होता है। और गंध की अगर बात करें, गंध की अगर बात करें तो क्या होता है, लज्जा होता है, लज्जा। ओके, ये अपन जो बात किए हैं चरक के अनुसार बात करें कि चरक के अनुसार पूछे पित्त का ओज का वर्ण कैसा होता है, तो घृत या सर्पी वर्ण का होता है।
कि ओज का वर्ण कैसा होता है, चरक के अनुसार तो घृत वर्ण का होता है। रस की अगर बात करें तो मधुर वर्ण का होता है ओज। और गंध की बात करें तो लज्जा, लज्जा के गंध के समान होता है आचार्य चरक के अनुसार। लेकिन सुश्रुत के अनुसार पूछा जाए तब रक्त पित्त आभा, ये सुश्रुत जी ने बताया है। ओके, तो यहाँ ऑप्शन में चरक के अनुसार नहीं है, सुश्रुत के अनुसार दिया है। तो जिसके अकॉर्डिंग देगा उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर करनी है। थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन। वीडियो से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ और अपनी ग्रुप